हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है एंड वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, वीकली करंट अफेयर्स की ये हमारी नई सीरीज है जिसमें हम लोग 1 अप्रैल से लेके 7 अप्रैल तक के टोटल टॉप 50 करंट अफेयर्स को क्वेश्चंस के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो चलिए, बिना देर किए हुए पहला सवाल लेते हैं। लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन यानी कि लुपेक्स recently seen in news is a joint mission between which two space agencies. लुपेक्स, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक संयुक्त मिशन है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है इसरो एंड जैक्सा। इसरो हमारे देश का हो गया और जैक्सा जो है वो जापान का हो गया। इसरो का मतलब इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और जैक्सा का मतलब जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। क्या है ये लुपेक्स मिशन, उसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इसरो और जैक्सा यानी कि इंडिया और जापान दोनों साथ आए हैं ताकि मून के साउथ पोल के रीजन को और भी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें। अब आपके अंदर ये सवाल आ रहा होगा कि यार, हाल ही में तो चंद्रयान 3 हुआ था इवेंट, जिसमें हम लोगों ने सॉफ्ट लैंडिंग की थी मून के साउथ पोल पे, है ना? बात सही है। देखो दोस्तों, ऐसा है, जो चंद्रयान 4 भी होने वाला है। चंद्रयान 4 जो है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे ना, जो चांद से सैंपल लेके आएंगे पृथ्वी पे और इसका स्टडी करेंगे। ठीक है। तो ये जो लिपिक्स मिशन है, इसमें कंट्रीब्यूशन को देख लेते हैं। तो देखो, ऐसा है, जो जापान हमें देगा लॉन्चर और जापान हमें देगा रोवर। ठीक है, जो चांद के सतह पे चलेगा। और हम लोगों ने लैंडिंग की महारत हासिल कर ली है और इसीलिए हम लोग लैंडर प्रोवाइड करेंगे। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखना। जापान का भी एक लैंडर है जो हाल ही में न्यूज़ में आया, उसके बारे में भी आपको जान लेना चाहिए। उसका नाम है स्लिम, SLIM, यानी कि स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून। ये भी न्यूज़ में आया था, तो इसको भी आपको दिमाग में रखना है। ये जापान का लैंडर है। अगला सवाल ले लेते हैं। दोस्तों, अगला सवाल है, रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड एक्वाटिक सेंटर हैज बीन इनॉग्रेटेड एट विच प्लेस? हाल ही में भारतीय तट रक्षक जलीय केंद्र का उद्घाटन किस स्थान पर किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है रामेश्वरम, तमिलनाडु में है। देखो दोस्तों, ऐसा है, जो ये हमारे पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। ठीक है। और जो इसका जो टिप है ना, जो भारत का लास्ट जो छोर है तमिलनाडु में, ये है आपको रामेश्वरम। ठीक है। और यहीं पे इंडियन कोस्ट गार्ड का एक्वेटिक सेंटर खुला है। अब जरा इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में जान लेते हैं। देखो दोस्तों, ऐसा है, जो इंडियन कोस्ट गार्ड का फाउंडेशन डे 1 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन साल 1977 में इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना हुई थी अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अब बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, जो इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है। तो नहीं दोस्तों, इस इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है। तो इसको आपको जरूर दिमाग में रखना है। और कंफ्यूजन का कारण क्या है? तो जैसे मान लो, BSF जो है वो MHA के अंदर में आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर में आता है। SSB जो है आपको MHA के अंदर में आता है, लेकिन इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है। तो इसको आपको दिमाग में रखना है। टोटल कोस्ट की लेंथ कितनी है हमारे भारत में? तो टोटल कोस्ट की लेंथ है 1600 किलोमीटर। इसको भी आप दिमाग में रख सकते हैं। ठीक है। अब अगला सवाल ले लेते हैं। ये है, फनीगिरी बुद्धिस्ट साइट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? फनीगिरी बौद्ध स्थल, जिसे हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है तेलंगाना। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम्स डिस्कवर्ड क्वाइन हॉर्ड, देख रहे हो यहाँ पे मटकी, कहाँ पे मिला ये? तो फनीगिरी साइट। कहाँ पे? तो सूर्यपेट डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना में। और ऐसा कहा जाता है कि ये इश्कवाकू पीरियड का है। इश्कवाकू लोग कौन हुए? तो देखो दोस्तों, ऐसा है, जो एंशियंट पीरियड में हमारे देश में महाजनपदा हुआ करते थे। ठीक है। महाजनपद क्या थे ना, जो राजा डिफरेंट महाजनपद पे रूल किया करते थे। और इसी में एक महाजनपद था कोसल। और ऐसा कहा जाता था, जो कोसल महाजनपद के पहले राजा इक्ष्वाकु हुआ करते थे, और ये सूर्यवंशी होते थे, मतलब सूर्य के वंशज कहे जाते थे। ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ डे 2024? विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या है? तो दोस्तों, इसका थीम है माई हेल्थ माई राइट। तो कभी भी आपको सवाल देखने को मिल जाएगा, CHSL, MTS, इन सभी एग्जाम्स में ये अक्सर देखने को मिलता है। तो इसको आप दिमाग में रखना। और वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते कब है? तो April 7th।
कैसे याद रखोगे? तो जिस व्यक्ति की 7.5 चल रही होती है उसकी तबीयत खराब होती है, तो इससे आप याद कर सकते हो। जो अप्रैल 7 को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे अप्रैल 7 को? तो ऐसा है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी स्थापना साल 1948 में 7 अप्रैल को हुई थी। तो इसको भी आप दिमाग में रखना। और पहला वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया गया था? तो ठीक 2 साल बाद, यानी कि साल 1950 में 7 अप्रैल को ही मनाया गया था। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? 2024 का थीम है माई हेल्थ माई राइट्स, तो इसको आप जरूर दिमाग में रखना। 7 अप्रैल और 7 अप्रैल 1948 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। अब कुछ और इंपॉर्टेंट डेज देख लेते हैं। 1 अप्रैल को उड़ीसा का फाउंडेशन डे मनाया जाता है, इन 1936 में हुआ था ये। उसके बाद 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे है, जिसका थीम है एम्पावरिंग ऑटिस्टिक वॉइसेस। दोस्तों, ऑटिज्म क्या होता है? तो खासकर बच्चों को जन्मजात एक बीमारी होती है, बहुत सारे बच्चों में ऐसा देखने को मिलता है, जिसमें ब्रेन का विकास ढंग से नहीं हो पाता है। और इसका कारण लोग जीन से जोड़ के देखते हैं, हेरिडिटरी देखते हैं, या फिर बहुत सारे कारण हैं। ऐसा देखा गया है जो कोविड के बाद इनकी संख्या काफ़ी बढ़ गई है, बच्चों में आपको ऑटिज्म देखने को ज़्यादा मिल रहा है। अब क्या कारण है इसको साइंटिस्ट पता लगा रहे हैं। 4 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ माइन अवेयरनेस मनाते हैं। 5 अप्रैल को नेशनल मैरीटाइम डे, जिसका थीम है नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट। इस पे भी सवाल आते हैं, तो इसको आप जरूर दिमाग में रखना। उसके बाद इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस 2024 का थीम है प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ पीस विथ लव एंड कॉन्साइंस। उसके बाद 6 अप्रैल को नेशनल हैंडमेड डे है, थीम है बाय अ हैंडमेड प्रोडक्ट। ठीक है, अब हैंडमेड प्रोडक्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। 6 अप्रैल को नेशनल लाइब्रेरी डे है। 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे, जैसा कि हम लोगों ने देखा, जिसका थीम है माई हेल्थ माई राइट। तो इसमें कुछ कुछ काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। अगला सवाल लेते हैं। विच कंट्री रिसीव 2 Dornier 228 प्लेन्स फ्रॉम HAL? HAL का मतलब हुआ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो दोस्तों, हम लोगों ने, यानी कि भारत ने गुयाना के साथ ऐसा समझौता किया है, और ये हमारी फ्रेंडशिप को दर्शाता है। तो HAL जो है वो ड्रोनियर 228 एयरक्राफ्ट गुयाना डिफेंस फोर्स को दिया गया है, और ये वहाँ के प्रेसिडेंट जो है मोहम्मद इरफान अल, उन्होंने ऐसा बताया। तो दोस्तों देखो, गुयाना का लोकेशन कहाँ है? तो साउथ अमेरिका में है। ठीक है, हमारा भारत ये रहा, तो ये हम दोनों की दोस्ती की एक तरीके की मिसाल है। दोस्तों, आपको बता दें, जो गुयाना में हिंदू आबादी भी बहुत ज़्यादा है। अराउंड 1/3 आबादी वहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन है। सबसे बड़ा पॉपुलेशन वहाँ पे क्रिश्चियनिटी है, फिर मुस्लिम्स भी हैं, और फिर 1/3 आबादी हिंदू है। ठीक है, तो ये जो कैरेबियन रीजन है ना, यहाँ पे हिंदू पॉपुलेशन अक्सर देखने को मिलता है। What type of missile was successfully flight tested by Strategic Forces Command and DRDO? सामरिक बल कमांड और DRDO द्वारा किस प्रकार की मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया गया? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है अग्नि। ठीक है, और बेसिकली इसको कहो अग्नि प्राइम। जिस तरीके से मोबाइल फ़ोन के डिफरेंट वर्जन लॉन्च होते हैं ना, उसी तरीके से अग्नि मिसाइल के भी डिफरेंट वर्जन लॉन्च होते हैं। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो देखो, ऐसा है, जो अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो रिसेंटली टेस्ट किया गया है, और ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, कैनिस्टर लॉन्च्ड रोड मोबाइल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। ठीक है, और ये एक तरीके का न्यू जेनरेशन मिसाइल है। ठीक है, जिसका नाम है अग्नि प्राइम, और इसकी मारक क्षमता कितनी है? तो 1000 से लेके 2000 किलोमीटर। ठीक है, तो इसको आप जरूर दिमाग में रखना। और इसकी पहली टेस्टिंग 2021 में हुई थी। और ये खासियत क्या है अग्नि प्राइम की? तो ये थोड़ा हल्का होता है, हल्का होने के कारण डिस्टेंस ज़्यादा कवर करता है, फ्यूल कम खाता है, समझ रहे हो? तो यही चीज़ है। हाँ, एक चीज मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड। देखो दोस्तों, ऐसा है, जो आपने DRDO तो बहुत बार सुन रखा होगा, ये स्ट्रैटेजिक फोर्सेस कमांड क्या है? तो इसको जानना आपको काफ़ी जरूरी है, और ये इंटरेस्टिंग भी है। तो ये जो SFC है, यानी स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर कमांड भी इसको कहते हैं। ठीक है, ठीक है, स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर कमांड भी इसको कहते हैं, और ये आपको इंडिया के न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी का पार्ट है। ठीक है, जिसमें आपको जो भी न्यूक्लियर वेपन्स हो गए, इनसे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं,
वो इसका कमांड एंड कंट्रोल यहीं से होता है। ठीक है, ये आपको वाजपेयी गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया था सन 2003 में शायद। ठीक है, तो इसको आपको जरूर दिमाग में रखना है। स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी जितनी भी न्यूक्लियर एक्टिविटीज होती हैं न्यूक्लियर वेपन्स की, तो यहीं से ये कमांड देखा जाता है। और डीआरडीओ तो आपको ऑलरेडी पता होगा। RBI has maintained the repo rate at what rate in the seventh time in a row? दोस्तों इसका सही उत्तर है 6.5%। और ये उन्होंने बरकरार रखा है 7 बार से। ठीक है, जितनी बार इन्होंने रेपो रेट की घोषणा की है तो इन्होंने 6.5% तक बरकरार रखा है। रेपो रेट क्या होता है, ये कभी आपने सोचा है? तो ऐसा है, जो देखो, ये है सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक यानी कि कोई भी बैंक हो गया, एसबीआई हो गया या फिर कोई और बैंक हो गया। ठीक है, तो होता क्या है ना, ये तो नोट छापते नहीं है ना, एसबीआई तो नोट छापता नहीं, छापता तो सेंट्रल बैंक है। ठीक है, तो ये पैसा आता कैसे है इनके पास, एसबीआई के पास, ताकि ये आम आदमी को पैसा दे सकें। तो ये लोग क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेंट्रल बैंक के पास जमा करते हैं और एक तय इंटरेस्ट रेट पे सेंट्रल बैंक इनको पैसे देता है, और यही कहलाता है रेपो रेट। इसको अगर इंग्लिश में डेफिनेशन कहें तो द रेपो रेट इज द इंटरेस्ट रेट एट विच अ सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक। ठीक है, और ये जो रेपो वर्ड है, इसका मतलब होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट। अब रीपर्चेज का मतलब क्या होता है, तो देखो एक और कॉन्सेप्ट है, रिवर्स रेपो रेट। सेंट्रल बैंक आपको पैसे इसलिए देती है ताकि आप इस पैसे को आगे जनता तक पहुंचाओ, लेकिन कभी कभी आप नहीं पहुंचाते हो तो पैसा आप अपने पास रखते हो तो उसका कोई फायदा नहीं होता ना, उस पर आप पैसे कमा नहीं रहे हो। तो ये लोग वो पैसे बैक टू सेंट्रल बैंक पार्क कर देते हैं, और उस पे सेंट्रल बैंक भी इंटरेस्ट देता है, जिसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो अक्सर रिवर्स रेपो रेट जो होता है वो रेपो रेट से कम होता है, ताकि आप पैसे जनता तक पहुंचाओ, ना कि आप बैंक में जाके यानी कि सेंट्रल बैंक में जाके जमा करो। और ये एक्चुअली में ये खेल हो क्यों रहा है, डायरेक्ट लेंडिंग क्यों नहीं हो रही है? तो देखो ऐसा है दोस्तों, जो ये जो रेपो रेट को बरकरार रखने का मकसद ये है, जो इससे महंगाई पे लगाम लगाई जा सकती है। अब जैसे मान लो सस्ते रेट पे सेंट्रल बैंक ने, रिजर्व बैंक ने पैसे दे दिए एसबीआई को। अब इसके कारण क्या है, जो एसबीआई ने सस्ते रेट पे लोगों को पैसे दे दिए, अब लोगों के हाथ में पैसे ज़्यादा हैं तो वो पैसे ज़्यादा खर्च करेंगे। तो फिर अगर डिमांड कम है और पैसे ज़्यादा हैं तो वो महंगाई बढ़ा देगा। समझ रहे हो? तो एक तरीके से डिमांड एंड सप्लाई को मेंटेन करने के लिए रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सभी का सहारा लिया जाता है। ठीक है, ये एक तरीके का क्वांटिटेटिव टूल कहा जाता है। और कुछ और जान लेते हैं। देखो ऐसा है, जो आरबीआई लीव्स रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5%, वो भी 7th टाइम इन अ रो हम लोगों ने देखा। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो दोस्तों ये हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके गवर्नर जो हैं अभी श्री शशिकांत दास हैं। ठीक है, ओके। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री लॉन्च्ड माई CGHS ऐप फॉर iOS इकोसिस्टम ऑफ डिवाइसेस? दोस्तों ऐसे भी सवाल एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं, तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो दोस्तों जब आप ऑफिसर बन जाओगे, ठीक है, तो आपके जो जितने भी मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे वो CGHS के तहत ही मिलेंगे। ठीक है, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। और CGHS का मतलब क्या होता है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, इसको आपको बस दिमाग में रखो। और किस मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली welfare. Ministry of Health and Family Welfare recently launched My CGHS app for iOS devices. It aims to improve access to electronic health records and resource for CGHS beneficiaries. What is the theme of National Maritime Day 2024? राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का विषय क्या है, थीम क्या है? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो थीम है यह है नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था। ठीक है, और नेशनल मैरीटाइम डे जो है वो 5 अप्रैल को मनाया जाता है, और इट commemorates the 1919 voyage of SS Loyalty from Mumbai to London। इसी को सेलिब्रेट करने के लिए ऐसा मनाया जाता है। और द थीम ऑफ नेशनल मैरीटाइम डे इन इंडिया दिस ईयर इज नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, और ये यूनियन शिपिंग मिनिस्ट्री जो है उसके द्वारा अनाउंस किया गया है। By what year does India aim to end
यूरिया इंपोर्ट्स अकॉर्डिंग टू मनसुख मांडविया प्लान। मनसुख मांडविया कौन हुए? तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के मंत्री हुए, और इनके हिसाब से ऐसा कहा जा रहा है कि साल 2025 तक हम लोग यूरिया का जो इंपोर्ट है बाहर से जो मंगाते हैं वो कट कर देंगे, ठीक है, खत्म कर देंगे। और यूरिया के बारे में थोड़ा सा और भी जान लो दोस्तों, क्योंकि कभी कभी सवाल उस पर भी देखने को मिलता ही है। ठीक है, उससे पहले इस टॉपिक को देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मनसुख मांडविया, इंडिया प्लान्स टू सीज यूरिया import by 2025 as a part of a strategy to boost domestic production and promote alternative fertilizers। तो अभी हमारा जोर ये है जो हम यूरिया का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, और जो भी इस्तेमाल करें उसका प्रोडक्शन हम अपने देश में करें, और अल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स का भी इस्तेमाल करते जाएं, ठीक है, जो कि थोड़ा सा बायोडिग्रेडेबल हो। इन सब चीज़ों को भी दिमाग में रखा जाता है। और अभी हाल की जो स्थिति है, इंडिया जो है वो आपको बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ यूरिया है, जिसमें 30% ऑफ इट्स 35 बिलियन टन्स ऑफ एनुअल यूरिया रिक्वायरमेंट फ्रॉम इंपोर्ट। हम लोग 30% यूरिया भी मंगा रहे हैं, 70% अपने घर में ही उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है। इसके जो उत्पादन यहाँ पे होते हैं हमारे देश में, उसके भी बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी सब्सिडी सरकार को देनी पड़ती है। उसके बाद द मेन सोर्स ऑफ यूरिया इंपोर्ट्स आर ओमान, कतार, सऊदी अरेबिया एंड यूएई। क्या आपने देखा है यहाँ पे मिडिल ईस्ट कंट्रीज ही आपको यहाँ पे ज़्यादा लिस्टेड है? कारण क्या है? तो दोस्तों ये आप समझो, यूरिया जो बनता है ना, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से ही बनता है। और यूरिया को कार्बामाइड, CARBAMIDE, कार्बामाइड भी कहते हैं, ठीक है। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इसका फॉर्मूला भी आप देख लो, कभी कभी एग्जाम में ये भी डाल देते हैं, NH2, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है यूरिया का दोस्तों? तो देखो, मुझे तो इसके यूजेस बहुत सारे दिखते हैं, आप भी जान लो। ऐसा है, जो एक तो सबसे बड़ा यूज़ हमारे देश में इसको फर्टिलाइज़र में करते हैं, है ना। उसके बाद कपड़े से लेके बॉम्ब तक बनाने में यूरिया का इस्तेमाल होता है, इसको भी आप दिमाग में रखना, ठीक है। और फिर ऑटोमोबाइल का जो पॉल्यूशन होता है उसके एमिशन के लिए भी को कम करने के लिए भी यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि आपको फेस क्रीम, जो महिलाएं या फिर आजकल तो पुरुष भी लगा है, तो फेस क्रीम में भी यूरिया का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और यहाँ तक कि हमारा जो यूरिन होता है उसमें भी यूरिक एसिड होता है, ठीक है। तो ये यूरिया की कहानी होगी। हु इज सेट टू बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू सर्व एज जूरी मेंबर एट द पेरिस ओलंपिक्स। दोस्तों, ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, जो पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य के रूप में सेवा करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनने को तैयार है। तो सही उत्तर है दोस्तों बिल्किस मीर। इनके बारे में जान लेते हैं। देखो, बिल्किस मीर जो है ना, जम्मू कश्मीर से आती हैं, और इनको एक्वा वुमन ऑफ कश्मीर वैली कहा जाता है। और ये पहली ऐसी महिला है जो जूरी मेंबर बनी है, जिसकी 33rd समर ओलंपिक्स। नंबर भी पूछ देते हैं तो दिमाग में रखना दोस्तों, ओलंपिक्स आने वाले हैं, इस पे आप सवाल आपको करंट अफेयर्स में अक्सर देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे इवेंट्स होंगे, बहुत सारे लोग जीतेंगे, तो फिर वो सवालों के रूप में आपको आते रहेंगे, ठीक है। तो इसको आपको ओलंपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। कहाँ हो रहा है ये? तो पेरिस में हो रहा है, फ्रांस में। कब से? तो 26 जुलाई से लेके 11 अगस्त तक, ठीक है। और ये जो है, ये कैनो स्प्रिंट ओलंपिक क्वालिफायर इवेंट के लिए जा रही हैं। ये क्या होता है ना, जो कयाकिंग, अगर आपको पता होगा, जो अगर इस तरीके से पानी में इस तरीके की जो नाव होती है, जिसमें आदमी आधा घुसा हुआ होता है ना, और इस तरीके से जो चलाता हुआ रहता है, इसको कयाकिंग कहते हैं, आपको पता होगा तो, ठीक है। और ये पहली वुमेन है इंडिया की जो कि जूरी मेंबर बनी है ओलंपिक्स गेम्स के लिए। तो क्या नाम है इनका? बिल्किस मीर। कहाँ से आती हैं? जम्मू कश्मीर से। इनको क्या बुलाते हैं? एक्वा वुमन ऑफ कश्मीर वैली। तो क्या है ये? तो पहली वुमेन है जो कि जूरी मेंबर बनी है। किस चीज़ की? तो समर ओलंपिक्स की। कौन से वाले की? 33rd। कहाँ हो रहा है? पेरिस में, ठीक है। कब से कब हो रहा है? तो 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक। इन विच स्टेट्स हैव द आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट 1958, जिसको आसफा बुलाते हैं, हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। दोस्तों, आर्म फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट जो है वो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा लगाया जाता है। क्या है ये? अभी हम लोग समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। इस और तो ये एक्चुअली में ऐसा है, जो अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में अगले 6 महीने के लिए इसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, उन्होंने आसफा एक्ट 1958 को
नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। और दिस एक्सटेंशन ग्रांट सिग्निफिकेंट पावर्स टू द आर्म फोर्सेज एंड सेंट्रल आर्म फोर्सेज इन स्पेसिफाइड डिस्टर्ब्ड एरियाज। दोस्तों ये डिस्टर्ब्ड एरियाज का जो वर्ड है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है जब आप आसफा को पढ़ रहे होते हो। दोस्तों जो एरिया जहाँ पे आपको उग्रवाद एक्टिविटी ज़्यादा होती है उसको डिस्टर्ब एरियाज मार्क किया जाता है। और इसी को कंट्रोल करने के लिए आसफा एक्ट 1958 में आया। और ये आसफा एक्ट हमेशा से विवादों में रहा है। और धीरे धीरे और ये शुरुआत में तो नॉर्थ ईस्ट में लगाया गया, फिर उसके बाद पंजाब में भी लगाया गया और कश्मीर में भी लगाया गया। और ये हमेशा से विवादों में रहा है क्योंकि लोकल लोग ऐसा कहते हैं जो इसमें पुलिस को एक्स्ट्रा पावर दे दी गई है जिसके कारण चीज़ें बिगड़ती हुई नजर आती हैं। ठीक है। तो अभी जो करंट सिचुएशन क्या है, जो ऐसा है जहां जहां आसफा लगे थे उसमें बहुत ही शार्प प्रोडिक्शन देखने को मिला है। ऑलमोस्ट 75% रिडक्शन देखने को मिला है जहां पे हम लोगों ने आसफा को विड्रॉ कर लिया है। ठीक है। तो इसको भी आप दिमाग में रखो। वैसे नॉर्मल टाइम्स में और जहाँ पे आसफा लगा हुआ है अंतर ये होता है, जो आसफा के प्रोविजन के तहत में जो आर्म्ड फोर्सेज होते हैं ना उनको स्पेशल पावर मिल जाती है। वो फायर ओपन कर सकते हैं और घर में घुस के सर्च कर सकते हैं विदाउट वारंट। ठीक है। और किसी भी पर्सन को अरेस्ट करके ले जा सकते हैं जिन्होंने कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है। ठीक है। और विवाद में इसलिए रहता है क्योंकि जो डिस्टर्ब एरियाज की जो घोषणा होती है ना, तो अगर यूनियन टेरिटरी है तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर जो आईएएस होता है वो इसको डिस्टर्ब एरिया घोषित कर सकता है और किसी भी स्टेट में गवर्नर कर सकता है। तो अक्सर स्टेट गवर्नमेंट ये सवाल उठा देती है जो यार तुमने हमसे पूछा नहीं और ऊपर से तुमने आसपा लगा दिया, ये गलत कर रहे हो यार। तो यही है विवाद। इन विच स्टेट अ 5200-year-old हड़प्पन सेटलमेंट अनर्थ। ठीक है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कच्छ गुजरात यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने 5200-year-old हड़प्पन सेटलमेंट को पदता बेट, जो कि खाटिया विलेज इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात वहाँ पे जगह है, वहाँ पे उनको ऐसा एक साइट मिला है जैसा कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हैं। और यही न्यूज़ बन के आया है। ठीक है। फिर आता है पेरुंगमलूर मैसेकर रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। दोस्तों नाम से आपको साउथ इंडिया का स्टेट लग रहा है तो हरियाणा तो होगा नहीं, है ना, पंजाब होगा नहीं, राजस्थान होगा नहीं, तो राइट आंसर इज तमिलनाडु। लेकिन आपको ये पेरुंग मनलूर नरसंहार है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको जान लेना चाहिए क्या है ये। तो देखो ऐसा है, जो पेरुंगमलूर मैसेकर का 104th एनिवर्सरी मनाया गया। कब है? तो April 3, 1920 को। क्या हुआ था, जो कलार कम्युनिटी है ना, पीरा मलाई कलार कम्युनिटी, तो 16 पीरा मलाई कलार कम्युनिटी को मार दिया गया था। जस्ट लाइक जलियांवाला बाग कांड उसी तरीके का था। हम लोग अक्सर जलियांवाला बाग कांड को दिमाग में रखते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे ऐसे मैसेकर हुए हैं जो हमें जानने चाहिए। तो ये उसी से रिलेटेड है। द मैसेकर सिंबलाइजेज रेसिस्टेंस अगेंस्ट द कोलोनियलिज्म। ठीक है। और ये क्रिमिनल, और ये जो लोग गए थे वो प्रोटेस्ट करने के लिए, वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ऑफ 1911 इसका विरोध कर रहे थे। ये क्या है भाई? तो दोस्तों ऐसा है, जो ब्रिटिश का एक कानून था जिसमें पूरे के पूरे समुदाय को, एक ट्राइब को उठा के क्रिमिनल घोषित कर दिया गया था। फिर उनके मूवमेंट पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती थी और अगर वो कहीं दिख गए तो उनको बिना वारंट ही पकड़ लेते थे। तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट था। ये थोड़ा सा ड्रैकोनियन कानून था। ड्रैकोनियन कानून मतलब थोड़ा सा सप्रेसिंग नेचर का कानून जो ब्रिटिशर्स के द्वारा लगाया गया था। तो इसी का विरोध करने के लिए गए थे, तो फिर फायरिंग हो गई, कर दी गई थी सामने से, जिसमें 16 पीरा मलाई कलार कम्युनिटी उनकी डेथ हो गई थी। फिर आता है अहोबिलम श्राइन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। और ये क्या है, क्यों हम पढ़ रहे हैं इसलिए, तो ऐसा है, द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी देवस्थानम दोनों ने मिलके आपको अहोबिलम श्राइन जो है वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आप इंटेंस हीट वेव जो होता है ना वो चल रहा है। और इसके कारण क्या है, जो आसपास के जंगलों से जंगली जानवर वहाँ पे पहुँच जा रहे हैं। इसके कारण से ह्यूमन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। ठीक है। और अहोबिलम और ये नागार्जुना श्री सैलम टाइगर रिजर्व जो एरिया है वहीं पे ये अहोबिलम श्राइन है। और ये नल्ला मल्ला
फॉरेस्ट में है, तो इसको आपको दिमाग में रखना है। और आपको बता दें, जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, ये आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो कहानी कुछ इस प्रकार है, जो ऐसा है, जो हीट वेव होने के कारण क्या है ना, जो रात को जंगली जानवर यहाँ पे पहुंच जा रहे हैं, ठीक है, तो इसके कारण ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना रहती है। तो सबसे पहला रूल तो ये बना, यहाँ पर रात को कोई स्टे नहीं करेगा, ठीक है। फिर प्लास्टिक वेस्ट वगैरह सब आप नहीं फेंकोगे, फूड की चीज़ें नहीं फेंको, क्योंकि जंगली जानवर उसको सूंघते सूंघते खाने के लिए पहुंच सकते हैं, उनकी सूंघने की क्षमता तो बहुत ज़्यादा होती है ना। तो यही एक रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया है। तो आपको क्या याद रखना है, देखो ऐसा है, जो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो है नल्ला फॉरेस्ट में, जो ये सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, इसको आपको दिमाग में रखना है। फिर अहोबिलम श्राइन, इसको भी आपको दिमाग में रखना है। और ये जो अहोबिलम जो है, जो कि आंध्र प्रदेश में है, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट में है, यहाँ पे 9 नरसिम्हा श्राइन्स हैं, जो कि 5 किलोमीटर के रेडियस में फैले हुए हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको जरूर दिमाग में रखना चाहिए। In which year was the North Atlantic Treaty Organization NATO founded? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1949। आपको नाटो के बारे में थोड़ा सा जानना चाहिए। ऐसा है, जो अभी इसकी 75th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। नाटो का हेडक्वार्टर जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। क्या होता है नाटो? तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको नॉर्थ अटलांटिक अलायंस भी बुलाते हैं। ये क्या है ना, ये इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है 32 मेंबर स्टेट्स का, जिसमें 30 यूरोपियन यूनियन के हो गए, मतलब यूरोपियन यूनियन प्लस और भी यूरोप के जो हैं वो हैं, और 2 नॉर्थ अमेरिकन, मतलब कॉन्टिनेंट्स की, तो एक यूएसए हो गया और एक कनाडा हो गया। एस्टेब्लिश्ड इन आफ्टरमैथ ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था ना, उसके बाद से जो भी एलाइड फोर्सेस थे, एलाइड फोर्सेस जो साथ में जुड़े थे सेंट्रल एक्सिस फोर्स के खिलाफ में, तो उन लोगों ने मिलके एक संगठन बनाया था अपने देश की सुरक्षा के लिए, एक सिक्योरिटी संगठन बनाया था जिसका नाम था नाटो, ठीक है। इसको आपको दिमाग में रखना है। और ये जो है, ये वाशिंगटन डीसी में ट्रीटी साइन हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। तो इसको आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ये अब 75th एनिवर्सरी मना रहे हैं। तो जब ऐसा एनिवर्सरी इन्वेंट हो, सेंटेनरी हो या फिर 75th एनिवर्सरी हो, तो ये सब पे सवाल आपको अक्सर देखने को मिल जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द आकाश तीर सिस्टम डिजाइन टू ऑटोमेट प्रोसेस रिलेटेड? ठीक है, संबंधित प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए डिजाइन की गई आकाश तीर प्रणाली क्या है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑटोमेट एयर डिफेंस कंट्रोल। क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो दोस्तों, आकाश तीर सिस्टम जो है वो आपको एयर डिफेंस कंट्रोल प्रोसेस जो होता है उसको ऑटोमेट करने की एक तैयारी है, ये प्रथा है, एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें डिजिटाइजेशन हो गया, इंटीग्रेटिंग रडार एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, उस पर भी ध्यान दिया जाता है। और ये अक्सर सवाल आपको देखने को मिलेगा, जो आकाश तीर सिस्टम जो है किसके द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है? तो इसका उत्तर है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल। इसको आप जरूर दिमाग में रखना। और ये जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड है ना, ये बहुत सारी चीज़ों को हमारे देश के लिए बनाता है, जिसमें से एक आकाश तीर सिस्टम भी है, ठीक है। अब जैसे ये समझो, जो कोई अगर दुश्मन का विमान घुस गया हमारे एयर टेरिटरी में, तो इसको भी मॉनिटर करना है। या फिर कोई फ्रेंडली विमान जो है हमारे संधि मित्र हुए, संधि कोई नेशन है और वहाँ से अगर कोई घुस गया अगर हमारे टेरिटरी में, तो उसको भी आइडेंटिफाई करना है। तो ये सारा काम आकाश तीर सिस्टम ही करेगा, ठीक है। इन विच स्टेट इज DRDO सेटिंग अप अ न्यू टेस्ट सेंटर फॉर वेपन सिस्टम्स? दोस्तों, इसका सही उत्तर है वेस्ट बंगाल, ठीक है। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उड़ीसा में, इसको मैं अभी आपको बता देता हूँ क्या रीजन है, ठीक है। तो DRDO ने अपनी हथियार प्रणालियों के लिए एक नया परीक्षण केंद्र स्थापित किया है। कहाँ पे एक्चुअली में कर रहा है, वो है वेस्ट बंगाल। इसके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। तो देखो, DRDO इस्टेब्लिशिंग अ टेस्ट सेंटर फॉर वेपन सिस्टम्स इन जुनपेट विलेज इन वेस्ट बंगाल। DRDO हेडक्वार्टर इज इन न्यू दिल्ली। DRDO के चेयरमैन है वो समीर वी कामत हैं। ये DRDO का सिंबल है, जिसका यहाँ पे आप देख सकते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में आता है। और इसका जो क्या कहें उसको, थीम वर्ड जो है वो है बलस्य मूल विज्ञानम, ठीक है। अब थोड़ा सा ये आपको DRDO के टेस्टिंग साइट्स को समझ लेते हैं। दोस्तों, ऐसा है, जो ये उड़ीसा का चांदीपुर है, ठीक है। ये आपको हमारा, जैसे अगर मान लो ये मैप है ना इंडिया का, सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग, इस एरिया की बात हो रही है, ठीक है।
तो ये उड़ीसा का चांदीपुर है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज है। और चांदीपुर बीच जो है बालासोर डिस्ट्रिक्ट में है, और ये ओनली बीच हमारे ईस्टर्न इंडिया का वैसा है जहाँ पे आपको लो टाइड में पानी 5 किलोमीटर पीछे तक चला जाता है, ठीक है, और फिर हाई टाइड में फिर वापस आ जाता है। तो ये थोड़ा सा एक यूनिक साइट प्रोवाइड करता है। और चांदीपुर जो उड़ीसा में है, वहाँ पे आपको इस चीज़ को लेके डीआरडीओ के जो मिसाइल टेस्टिंग जो रेंज है, इंटीग्रेटेड टेस्टिंग रेंज है, इस पे सवाल बहुत आते हैं, तो इसको दिमाग में रखना है। अब ये हो गया उड़ीसा में, ठीक है। और वेस्ट बंगाल में जुनपेट है, देखो यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पे एक आपको यहाँ पे एक आइलैंड है यहाँ पे, जिसको अबुल कलाम आइलैंड या फिर व्हीलर आइलैंड भी कहते हैं। ये भी डीआरडीओ के द्वारा एज अ टेस्टिंग साइट इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है, ठीक है। व्हीलर आइलैंड, जिसको अबुल कलाम आज़ाद आइलैंड भी आप कहते हैं, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज विच इज़ इन चांदीपुर उड़ीसा, और जुनपेट विच इज़ इन वेस्ट बंगाल। ये तीनों आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। By which year does India aim to achieve a nuclear power capacity of 1 लाख मेगावाट? दोस्तों ये बहुत ही बड़ा एम्बिशियस टारगेट है, ठीक है। और इसको अचीव करने के लिए इंडिया ने स्ट्रेटजी बनाई है, ताकि हम लोग 2047, जब हम लोग आज़ादी के 100 साल मना रहे हों, ठीक है, तब हम लोग 1 लाख मेगावाट तक न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को अचीव कर लें। दोस्तों ये बहुत बड़ा टारगेट है, क्यों है मैं आपको बताता हूँ। देखो ऐसा है, जो हम लोगों ने 2047 तक का ये टारगेट तो ले लिया है, और इसके लिए एटॉमिक एनर्जी का रोड मैप तैयार किया जा रहा है, जिसमें सस्टेनेबल एनर्जी इंटरनेशनल कोलेब्रेशन को ढूंढा जा रहा है, ताकि फ्यूचर की जो एनर्जी डिमांड है उसको मीट किया जा सके। दोस्तों फ्यूचर में एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा होने वाली है। और अब ये जो मैंने आपको बताया, ये बहुत ही बड़ा एम्बिशियस टारगेट है, इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर पावर जो है ना, वो फिफ्थ लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, आफ्टर कोल, गैस, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड विंड पावर। तो आप देख सकते हो यहाँ तक कि हम लोग विंड पावर से पीछे न्यूक्लियर पावर को काउंट कर रहे हैं। तो अभी की ये स्थिति है, तो जरूर ही ये एम्बिशियस टारगेट होगा, क्योंकि हम लोग को बहुत ही ज़्यादा दूरी तय करना है, ताकि 1 लाख मेगावाट तक हम लोग पहुंच सकें। सबसे बड़ा स्रोत जो है वो कोल है। ये पोल्यूशन भी बहुत ही ज़्यादा करता है, लेकिन अभी भी आज के डेट में सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ पावर का स्रोत है वो कोल ही है। विच कंट्री अनवील्ड द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल लेजर? किस देश ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किया? तो दोस्तों ये सवाल आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसको आपको दिमाग में रखना है। तो सही उत्तर है रोमानिया, ठीक है दोस्तों। अब ऐसा है, जो रोमानिया ने आपको वर्ल्ड के मोस्ट पोटेंट लेजर यूटिलाइजिंग द चेरपेड पल्स एम्प्लीफिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने इसको बनाया है। और ये आपको नोबेल विनर्स जो है, नोबेल प्राइज विनर्स हैं, उनके सहयोग से ऐसा तैयार किया गया है, जिसका इस्तेमाल आने वाले समय में हेल्थ केयर से लेके स्पेस एक्सप्लोरेशन तक किया जाएगा, ठीक है। और लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो अक्सर एग्जाम में ये भी देखने को मिलता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। देखो दोस्तों ऐसा है, जो ये मान लो बल्ब है, ये बल्ब है, ये बल्ब का फिलामेंट है, ये ग्लो करता है, तो सभी डायरेक्शन में इसके रेज निकलते हैं। लेजर में ऐसा नहीं होता है। लेजर में क्या होता है, जो लाइट को एम्पलीफाई किया जाता है, ताकि स्टिमुलेटेड इमिशन हो रेडिएशन का। तो एक ही डायरेक्शन में लेजर के बीम थ्रो किए जाते हैं, इसके कारण से इसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है, और सभी वेवलेंथ को मैच कर दिया जाता है। जैसे हमारे जो लाइट, वाइट लाइट होती है, उसमें डिफरेंट कलर ऑफ के स्पेक्ट्रम होते हैं, है ना, और सभी के वेवलेंथ अलग होते हैं। तो यहाँ पे इन सभी को एक तरीके से मैच करते हुए लेजर की बीम तैयार की जाती है, और यही कारण है जो ये हाई इंटेंसिटी में बहुत ही ज़्यादा दूरी तय कर पाती है, ठीक है। Which African country declared a state of disaster due to a devastating drought? दोस्तों इसका सही उत्तर है जिम्बाब्वे, और इसको आपको जानना पड़ेगा। क्यों जानना पड़ेगा? तो ऐसा है, जो जिम्बाब्वे ने आपको अपने आप को स्टेट ऑफ डिजास्टर घोषित किया है, क्योंकि जिम्बाब्वे अभी सीवियर ड्रॉट, बहुत ही भयंकर सूखा झेल रहा है। क्यों? तो एल नीनो की वजह से। एल नीनो क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जिम्बाब्वे का जो कैपिटल है वो है हरारे, और जिम्बाब्वे के जो प्रेसिडेंट हैं वो इमर्सन मैंगावा हैं। इसको भी आपको दिमाग में रखना है। अब समझते हैं एल नीनो के बारे में। एल नीनो के बारे में क्या है ना, एल नीनो जो होता है, इसका मतलब होता है लिटिल बॉय, या फिर क्राइस्ट
चाइल्ड। क्या है ये? तो एक्चुअली में मछली पकड़ने वालों ने ये नाम दिया, और ये एल नीनो एक तरीके का इवेंट है जो कि क्रिसमस के आसपास देखने को मिलता है। ठीक है, तो इससे पहले आपको थोड़ी सी चीज़ें और समझनी पड़ेंगी। तो ऐसा है, जो पृथ्वी पे जो हर चीज़ वेदर वगैरह जो कंट्रोल होता है, उसके एक सेट रूल्स हैं। ठीक है, उस रूल्स के हिसाब से हमारे यहाँ मॉनसून आते हैं, यानी कि आपको एक तरीके की हवा आपको जून के महीने में हमारे देश में एंटर करती है, और जो कि बारिश लेके आती है ना। अब कभी कभी क्या होता है ना, इस रूल में एक तरीके का बदलाव हो जाता है, एक तरीके से रूल से खिलवाड़ हो जाता है, इसके कारण चीज़ें उलटफेर हो जाती हैं। तो देखो, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये इक्वेटर है। इक्वेटर पे चलने वाली हवा को हम लोग ट्रेड विंड्स कहते हैं। तो ट्रेड विंड्स जो है वो ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, इस डायरेक्शन में चलती है। और इस कारण से क्या होता है, जो सतही जो वाटर है, मतलब सरफेस पे जो वाटर है, वो आपको साउथ अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करता है। तो ये वाला जो एरिया है वो गर्म हो जाता है, गर्म पानी है, सतह की जो वाटर है, और ये यहाँ पे इवेपोरेट होता है और बादल बनते हैं, और यहाँ पे बारिश होती है, और इसी तरीके से एक साइकिल चलते रहता है। ठीक है, तो ये देखो, ये नॉर्मल कंडीशंस को समझते हैं। तो ऐसा है, जो आपको ड्राई एयर यहाँ पे जिस तरीके से ट्रेड विंड्स जो है ये चल रहा है, जो आता है, और इस एरिया में आपको पानी गर्म हो जाने के कारण इवेपोरेशन होता है, और पानी इवेपोरेट होकर ऊपर बादल बनता है, और ये बारिश होती है ना। और इस तरीके से यहाँ पे बारिश होती है, और ये एक तरीके का साइकिल चलते रहता है। ठीक है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वार्म वाटर पूल है, ये थर्मोक्लाइन है, और ये यहाँ पे अपवेलिंग हो रहा है। ठीक है, यानी कि गर्म पानी ऊपर उठ रहा है और ठंडा पानी नीचे जा रहा है। ठीक है, तो नॉर्मली जो ट्रेड विंड्स जो हैं वो ईस्ट टू वेस्ट ब्लो करते हैं, पुशिंग वार्म वाटर टू द वेस्ट। द वार्म वाटर कॉजेज द एयर टू राइज, क्रिएटिंग क्लाउड्स एंड रेन इन द वेस्ट। The dry air then descends on the east side of the ocean, creating a circular pattern, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। तो ये हुआ नॉर्मल कंडीशन। तो कभी कभी खेल के नियम बिगड़ जाते हैं, और उसको हम लोग एल नीनो कंडीशन कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो ये जो ट्रेड विंड्स जो आपको गर्म पानी को इस साइड में ढकेलता है, वो कमजोर पड़ जाता है। इसके कारण क्या होता है, तो एल नीनो वीकेंस द स्पीड ऑफ ट्रेड विंड्स, रिजल्टिंग इन लेस वार्म वाटर बीइंग पुश्ड टू द वेस्ट। इट इज इंस्टेड पुश्ड back eastward towards the west coast of the Americas. This affects the normal pattern of the rising air and rainfall. तो इसके कारण क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है? तो देखो दोस्तों, ऐसा है, जो एल नीनो हुआ तो गर्म पानी इधर जो यहाँ होने चाहिए वो यहीं पे रह गए जा रहे हैं। ठीक है, इसके कारण क्या है, जो ये जो एरिया है यहाँ पे कम बारिश होती है, और इसके कारण सूखा पड़ जाता है, तो ये एरिया जो ड्राई हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे जो पेरू में जो मछली पकड़ने का कारोबार है वो भी हैम्पर हो जाता है, मछलियाँ मरती हैं इसके कारण। ठीक है, और ये आपका जिम्बाब्वे है, यहाँ पे ड्राई एंड वार्म आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जिम्बाब्वे है, तो यहाँ पे भी भयंकर सूखे की स्थिति हो जा रही है, यहाँ तक कि ये हमारे मानसून को भी प्रभावित करता है। तो और एल नीनो के समय में यहाँ पे आप देख सकते हैं वार्म है, तो टेम्परेचर जो है फ्लैट टेम्परेचर से ज़्यादा हम लोग को एल नीनो इवेंट में झेलना पड़ता है। एक और इवेंट है ला नीना, इसका मतलब होता है गर्ल चाइल्ड। इसमें क्या होता है ना, जो नॉर्मल कंडीशंस होते हैं ये वाले, ये और भी ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो जाते हैं। कहने का मतलब, जो भी इस एरिया में बारिश होती है वो बहुत ज़्यादा बारिश आती है, तो फिर ये जो एरिया हो गए, या फिर जिम्बाब्वे का ये जो एरिया है, यहाँ पे फ्लड वाला कंडीशन हो जाता है। ठीक है, तो इसको लानीना कहते हैं। तो एल नीनो और लानीना आपको पता चल गया। एल नीनो जो है ये थोड़ा जो नॉर्मल कंडीशन है उससे थोड़ा उल्टा हो जाता है, इसके कारण इन सब एरियाज में ड्रॉट हो जाते हैं। लानीना क्या है, तो जो नॉर्मल कंडीशन है उस वो ही ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इसके कारण यहाँ पे बारिश होने लगती है, बाढ़ बाढ़ आ जाता है। ठीक है, तो यही कहानी है एल नीनो और ला नीना की। ठीक है, जो अभी जिम्बाब्वे झेल रहा है वो ड्रॉट झेल रहा है, ऑल ड्यू टू एल नीनो। विच ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस्ड द 2024 यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी। ठीक है, किस संगठन ने 2024 यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी की घोषणा की? दोस्तों, इसका सही उत्तर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में आपको थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए, क्योंकि इस पर सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 2024 यंग ग्लोबल लीडर्स कम्युनिटी अनाउंस किया है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर जो है वो कोलोन स्विट्जरलैंड में है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के प्रेसिडेंट जो हैं वो बॉर्ज ब्रेंडे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कुछ रिपोर्ट्स हैं, इसको आप जरूर जान लो, क्योंकि इस पे सवाल सबसे ज़्यादा बनते हैं। देखो, ऐसा है, जो
एनर्जी की जो ट्रांजिशन इंडेक्स निकलती है, एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा प्रायोजित किया जाता है। अक्सर लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को यूएन के संगठन के लोग में कंफ्यूज कर जाते हैं, जो ये कहीं यूएन का संगठन तो नहीं, नहीं दोस्तों, ये कोई यूएन से कोई लेना देना नहीं है इसका, ठीक है। तो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट जो है वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज किया जाता है। यूपीएससी 2019 में इस पे एक सवाल भी आ चुका है। द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है? तो इसका सही उत्तर है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ग्लोबल आईटी रिपोर्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अलोंग विद इंसेड एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी पब्लिशेस दिस रिपोर्ट, इसको भी आप दिमाग में रखना। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। ग्लोबल ट्रैवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो इसको आपको जरूर एक बार दिमाग में जरूर रखना चाहिए। जो एनर्जी ट्रांजिशन हो गया, फिर आपको ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट हो गया, ये सारे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है। रिसेंटली अब्दुल फतेह अल सीसी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द थर्ड टाइम? दोस्तों इसका सही उत्तर है थर्ड टाइम, लेकिन ये 16th बने हैं इजिप्ट के एज अ प्रेसिडेंट। दोस्तों इजिप्ट की डेमोक्रेसी हमेशा विवादों में रही है, क्योंकि ये सेना से रिलेटेड है। वहाँ पे पिछले गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया गया था, मतलब उखाड़ के फेंक दिया गया था, ठीक है। और ये हमारे रिपब्लिक डे 2023 के चीफ गेस्ट भी बन के आए थे, ठीक है। तो इसको आपको जरूर दिमाग में रखना है। Who has been roped in by इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टू अर्ज यूथ टू वोट? तो आयुष्मान खुराना जो है, उन जो आप यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यूथ पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, वोटिंग के लिए एक एज अ एम्बेसडर चुने गए हैं, जो कि यूथ को नए जो युवा मतदाता हैं उनको जागरूक करेंगे, जो जाओ भाई वोट दो। जनरल इलेक्शन जो है हमारे यहाँ 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक 7 फेजों में किया जाएगा, और रिजल्ट जो है वो 4 जून को प्रकाशित किया जाएगा। Which company has surpassed a 10,000 megawatt operating portfolio in India's renewable energy sector? किस कंपनी ने भारत के नवीकरण ऊर्जा में 10,000 मेगावाट के ऑपरेटिंग पोर्टफोलियो को पार कर लिया है? दोस्तों अनडाउटेडली अदानी ग्रीन एनर्जी, उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। अदानी ग्रीन एनर्जी जो है वो आपको 10,000 मेगावाट के ऑपरेशनल रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी को हासिल कर लिया है, जिसमें सोलर, विंड, हाइब्रिड प्रोडक्ट्स जितने हैं उन सभी को मिला के, ठीक है। और हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर दिमाग में रखना। जो इंडिया एम्स फॉर 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय 2030, ठीक है। अभी हम लोगों ने सोलर का देखा था, और यहाँ पे आपको 500 गीगावाट। Recently, who has become the sole Indian weightlifter who qualified for the Paris Olympics 2024? Extremely important question. इसका सही उत्तर है मीराबाई चानू, ठीक है। मीराबाई चानू ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र भारतीय भारतोलक की जगह ले ली है। मीराबाई चानू जो है उन्होंने 184 केजी को उठा के क्वालिफाइंग इवेंट में इस चीज को सॉलिडिफाई कर लिया, जो कि ये 2024 पेरिस गेम्स में जा रही है। वेयर वॉज इंडियाज फर्स्ट होम ग्रोन जीन थेरेपी फॉर कैंसर लॉन्च? इस पूरे लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल दोस्तों, ठीक है। अब ये सवाल ऐसा है जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यूपीएससी से लेके हर उस एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो एसएससी हो या कुछ हो। क्वेश्चंस के रूप अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जो आपको जो फर्स्ट होम ग्रोन जीन थेरेपी है, इस पे ये सवाल जरूर आएगा, जिसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ऐसा है, जो आईआईटी बॉम्बे जो है ना, उसने इस चीज को विकसित की है। मैं आपको अभी डिटेल में थोड़ी देर में बताता हूँ। देखो ऐसा है, जो इंडिया का जो फर्स्ट होम ग्रोन जीन थेरेपी फॉर कैंसर क्योर के लिए, जिसका नाम है कार्टी सेल थेरेपी, इसको आप दिमाग में रखना, ठीक है। ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा लॉन्च किया गया है। दिस पायनियरिंग ट्रीटमेंट मार्क्स अ सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन द फाइट अगेंस्ट कैंसर, एम्फेसाइजिंग एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अफोर्डेबिलिटी क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ, और एक्सेसिबिलिटी क्या है वो भी बताता हूँ। दोस्तों ऐसा है ना, आप इस चीज़ को आप जरूर पढ़ लो, बहुत ही बढ़िया से कार्टी सेल थेरेपी, इसलिए क्योंकि ऐसा है, जो ये हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा मुकाम हासिल किया है। इसको समझने के लिए आप ये समझो, जो पहले ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर होता था, उसके ट्रीटमेंट में 4 करोड़ रुपए लगते थे, अब ये घट के 40 लाख आ गया है, ऑल ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी।
वो समझो। उससे पहले कार्टी सेल के थोड़ी सी टाइमलाइन को समझ लो। जो ऐसा है, जो 1989 में डॉक्टर जेलिग एशर ने कार्टी सेल थेरेपी का प्रपोजल लेके आया। ठीक है, 2000 में इसका इनिशियल ट्रायल शुरू हुआ। किसके लिए? तो ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर और लिम्फोमा। ठीक है, उसके बाद 2017 में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको अप्रूव किया, फर्स्ट कार्ट सेल थेरेपी। ठीक है, फॉर पीडियाट्रिक एंड यंग एडल्ट पेशेंट फॉर एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर के लिए। ठीक है, अब धीरे धीरे ये सभी कैंसर पर ये रीच हो रहा है। कैसे काम करता है वो समझो। देखो, हमारे यहाँ इम्यूनिटी के लिए एक टी सेल होता है, जो कि हमारे यहाँ किसी भी कैंसर सेल हो गया या फिर कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट हो गया बॉडी में, उसको उससे लड़ने के लिए ये हमारी प्रतिरोधक टी सेल है। ठीक है, ये बीमारियों से लड़ने के लिए टी सेल का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ब्लड को निकाल लेते हैं पेशेंट से, पेशेंट के, और उसमें से टी सेल को निकालते हैं। फिर टी सेल को उसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग करके एक तरीके से CAR इंसर्ट कर देते हैं टी सेल में। CAR क्या है? तो काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर। ठीक है, तो ये कार टी सेल जो है, अब कभी कभी सवाल इसका फुल फॉर्म पूछ देगा, तो आपको दिमाग में रखना है ये है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, कार टी सेल। ठीक है, और उसके बाद देखो जीन में हम लोगों ने क्या किया, टी सेल निकाला, उसके अंदर में एक जीन घुसेड़ दी, CAR। ठीक है, और ये कार्टी सेल बना दिया। अब कार्टी सेल को फिर हमने में ग्रो किया, बहुत सारे बना लिए, मिलियंस, और उसके बाद ये बॉडी में इन्फ्यूज कर दिया। अब क्या है ना, जो ये कार्टी सेल जाएगा, कैंसर सेल को पकड़ेगा, पकड़ के इसको तोड़ देगा अच्छे से। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हो, ये एंटीजन जो कैंसर सेल है, वो आपको कार्टी सेल का जो एंटीबॉडी है, वो जाके जम के इसको जा रहा है और इसको स्पेसिफिकली टारगेट करके तोड़ दे रहा है और कैंसर सेल को खत्म कर दे रहा है। और तो ये है कहानी। इस तरीके से हम लोगों ने कैंसर पे एक बहुत ही बड़ा, जिसको पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं ना, वो हासिल किया है। और धीरे धीरे अब ये जो कार्टी सेल थेरेपी है, ये अन्य कैंसर पे भी इस पे रिसर्च चल रहा है, और आई एम श्योर दैट आने वाले समय में ये बहुत ही बड़ा एक माइलस्टोन हासिल करेगा। ठीक है, recently scientists discovered evidence of ozone on which moon of Jupiter। दोस्तों, इसका सही उत्तर है कैलिस्टो। और आपको टाइटन, गैनीमेड, डेमोस ये भी जान लेना चाहिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो, कैलिस्टो के बारे में बता दें तो यहाँ पे ऐसा है ना, जो ओजोन की परत देखने को मिली है। अब ओजोन का मतलब क्या हुआ, एटमॉस्फेयर वहाँ पे है, वहाँ पे और कौन कौन सी गैसेज हैं, तो ये एक तरीके से क्यूरियोसिटी पैदा करती है। ठीक है, और कैलिस्टो जो है, ये सेकंड लार्जेस्ट मून है जुपिटर का, और थर्ड लार्जेस्ट मून है टोटल सोलर सिस्टम का, जिसको गैलीलियो गैलीली के द्वारा ढूंढा गया था। अब कुछ जान लेते हैं मून के बारे में। तो देखो, ऐसा है, जो ये है अर्थ, अब इसके साइज के प्रोपोर्शन में बाकी आपको यहाँ पे मून्स दिख रहे होंगे। ये हमारा मून है, अर्थ का मून है। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रोपोर्शन से समझ सकते हो। सबसे ज्यादा जो मून की संख्या है वो जुपिटर के पास है। ठीक है, उसके बाद सैटर्न 62, उसके बाद यूरेनस 27, उसके बाद नेपट्यून 13। हमारे पृथ्वी पे एक ही मून है बेचारा, ये रहा। ठीक है, इसी को देख के महिलाएं करवा चौथ मनाती हैं, इसी को देख के ईद मनाया जाता है ना। यूनिक चीज है। चलिए, अब आपको मार्स के जो दो मून है, इसके बारे में आप जान लीजिए। इस पे सवाल आपको देखने को मिलेगा। इसका नाम है फोबोस एंड डेमोस। ठीक है, अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये आपको देखने को मिल जाएगा। आपको बहुत ही कॉम्पिटेटिव पत्रिकाएं और बुक्स में भी आपको ये नाम अक्सर देखने को मिलेगा। डेमोस एंड फोबोस किसका मून है? तो मार्स का। इसको आपको जरूर दिमाग में रखना है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जो आपको ये फोबोस जो है पूछ देगा, ऑप्शन दे देगा फोएपे, ठीक है, जो कि सैटर्न का है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, सबसे बड़ा मून कौन सा है? तो ये आप देख सकते हैं, ये है गैनीमेड। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो साइज किसका है, तो जुपिटर का है। सैटर्न का सबसे बड़ा मून कौन सा है? तो टाइटन। इस पे भी सवाल आता है, देख रहे हो आपको यहाँ पे धुंधला सा है, क्योंकि गैसियस फॉर्म में ये रहता है। ठीक है, और फिर ये रहा कैलिस्टो, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा। बाकी के भी मून्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। प्लूटो का एक और मून यहाँ पे चेरोन है, मुझे लगता है ये प्लूटो से बड़ा है ये। ठीक है, तो हो सकता है, क्योंकि प्लूटो प्लूटो खुद में एक ड्वार्फ प्लैनेट है, बेचारे की सदस्यता भी छीन गई थी, तो इसको भी आपको दिमाग में रखना है। Which state team won both men's and women's title for Kho-Kho Championship 2023-2024? किस राज्य की टीम ने खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का पुरुष और महिला दोनों खिताब जीता? तो दोस्तों, खो खो सबसे ज्यादा खेला भी जाता है महाराष्ट्र में, इसको आपको दिमाग में जरूर रखना है। और हमारा स्टैटिक जीके का कोर्स चल रहा है, जिसमें आपको स्पोर्ट्स को, ज्योग्राफी को
आर्ट एंड कल्चर को और जितने मिसलेनियस टॉपिक्स हैं उन सभी को बड़े अच्छे से कवर किया गया है। ठीक है, उसमें हम लोगों ने खो खो के बारे में बड़े अच्छे से बताया है, तो आप जाएं तो हमारे सिंपली क्रैक ऐप पे जाके देख सकते हैं। महाराष्ट्र टीम क्लिंचिंग बोथ मेंस एंड वुमेन्स टाइटल्स फॉर खो खो चैंपियनशिप 2023-2024। दिल्ली एंड द चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन दिल्लीज करनैल सिंह स्टेडियम। इस पे भी एक बार मैंने सवाल देखे थे, जो करनैल सिंह स्टेडियम कहाँ पे है। ठीक है, और इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम भी दिल्ली में है। Scientists from which country achieved a new record in sustaining plasma temperature in a fusion reactor? दोस्तों, अभी हम लोगों ने रोमानिया में लेजर के बारे में पढ़ा था और ये एक नया सवाल आ गया है। ठीक है, जिसमें आपको प्लाज्मा टेम्परेचर को सूर्य की तरह आप समझो, टेम्परेचर को पृथ्वी पे उतारने की कोशिश की जा रही है और ये हो रहा है साउथ कोरिया में। इसको आपको जरूर दिमाग में रखना है। जो साउथ कोरिया है उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है using K-STAR devices, an artificial sun nuclear fusion reactor. Nuclear fusion, याद रखना, not fission, fusion. ठीक है, generating plasma temperature of 100 million degrees Celsius. ठीक है, in which year was the Kodaikanal Solar Observatory established? ये सवाल इसीलिए है क्योंकि अप्रैल 1 1899 में कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी बनाया गया था। ठीक है, और हम लोगों ने इसकी 125वीं जयंती मनाई। When is प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक? जैसा कि हम लोगों ने ऑलरेडी देखा, इसका सही उत्तर है 1 अप्रैल से 7 अप्रैल। हम लोग करंट अफेयर्स भी तो उसी का पढ़ रहे हैं ना। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक 2024। Which port emerged as India's top cargo handling port in fiscal year 2023-2024? ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सवाल ये फिर आ गया है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि पारादीप पोर्ट जो है वो अब दीनदयाल उपाध्याय कांडला पोर्ट को पीछे ढकेलते हुए अब नंबर 1 कार्गो हैंडलिंग पोर्ट बन गया है। ठीक है, पारादीप पोर्ट कांडला पोर्ट को पीछे छोड़ते हुए, जिसको दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट भी कहते हैं, इसको पीछे छोड़ते हुए अब नंबर 1 कार्गो हैंडलिंग पोर्ट यानी कि 145 MMT कार्गो ढोने वाला पोर्ट बन गया है। पारादीप पोर्ट कहाँ पे? तो उड़ीसा में है, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में है, और ये एक तरीके का नेचुरल पोर्ट है। दोस्तों, ये हमारे स्टैटिक जीके कोर्स का ही इमेज है जहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे हर पोर्ट, जो इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट्स हैं, उसके बारे में मैप में ही डिटेल दिया गया है। आप देख सकते हैं पारादीप पोर्ट जो है कहाँ पे है, उड़ीसा में है, और ये महानदी रिवर और बे ऑफ बंगाल है ना, उस महानदी रिवर जहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल में मिलती है, जो कॉन्फ्लुएंस यहाँ पे, वहीं पे पारादीप पोर्ट है, और ये फर्स्ट मेजर पोर्ट है जो कि इंडिपेंडेंस के बाद कमीशन किया गया। तो ये है पारादीप पोर्ट की कहानी। लोकेशन ये रहा। ठीक है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम? एसोचैम के नए प्रेसिडेंट कौन है? तो इनका नाम है मिस्टर संजय नायर। इससे ज्यादा आपको जानने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, What is the World Bank's estimated GDP growth of India? ओके, देखो ऐसा है ना, जो जीडीपी की ग्रोथ के अनुमान डिफरेंट डिफरेंट वित्तीय संस्थाएं करती हैं, जिसमें वर्ल्ड बैंक हो गया, आईएमएफ हो गया। तो वर्ल्ड बैंक के हिसाब से उन्होंने एस्टिमेट किया है जो आने वाले समय में हमारा जो वित्तीय ग्रोथ होगा वो 7.5% का होगा। ठीक है, वर्ल्ड बैंक के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जिस तरीके से हम लोगों ने नाटो के बारे में जाना एज अ सिक्योरिटी अलायंस, जिसमें आपको जितनी भी एलाइड कंट्रीज थी उन सभी ने मिलके नाटो बनाया। ठीक है, देखो दोस्तों, वर्ल्ड वॉर हुआ था तो हमारा पूरा विश्व 2 खेमे में बट गया था, एक एलाइड फोर्सेस और एक सेंट्रल एक्सेस फोर्सेस, है ना, जिसमें जर्मनी वगैरह ये थे। तो सेंट्रल एक्सेस फोर्सेस की हार हुई थी, एलाइड फोर्सेस की जीत हुई थी। तो फिर एलाइड फोर्सेस ने आने वाले समय को ध्यान में रखते हुए कुछ कुछ सुधार किए थे, कुछ कुछ संस्थाएं बनाई थी, जिसमें से सिक्योरिटी के लिए नाटो हो गया, और एक तरीके की वित्तीय जो तबाही आई थी उसके लिए बैंक भी बनाया गया था ताकि लोन दिया जा सके और फिर से हम लोग रीएस्टेब्लिश हो सके। इसके लिए वर्ल्ड बैंक अस्तित्व में आया। ब्रेटन वुड्स कमीशन अक्सर सवालों में देखने को मिलता है। ठीक है, ब्रेटन वुड्स कन्वेंशन। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक जो है वो 1944 में अस्तित्व में आया, वर्ल्ड वॉर के ठीक बाद, जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। इसके प्रेसिडेंट अजय बांगा हैं, भारतीय हैं, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, सवाल बनते हैं। हु हैज एज्यूम्ड चार्जेस एज प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो? तो ये अभी आई हैं शेफाली बी शरण, इनको पीआईबी यानी कि प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। what was the total value of transactions processed by UPI in fiscal year 2024? दोस्तों,
199 लाख करोड़ इज द राइट आंसर। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम लोग पूरे विश्व में यूपीआई ट्रांजैक्शन में नंबर वन साबित हुए हैं। हमारे यहाँ अब सब्जी वाले से लेकर ठेले वाले तक सब लोग अब यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि अपने आप में डिजिटल क्रांति है। ठीक है, तो इसको आपको जरूर दिमाग में रखना चाहिए। ठीक है, विच अब और हाल ही में फ्रांस ने यूपीआई को स्टार्ट किया है हमारे भारत को देखते हुए। ठीक है, अब वहां पे अगर आप एफिल टावर पे जाओगे तो आपको टिकट यूपीआई से भी मिलेगा। ठीक है, which organization was won as the Scotch ESG Award for 2024 in the Renewable Energy Financing category? ये इसका सही उत्तर है REC लिमिटेड। ठीक है, ये भी महारत्ना कंपनी है। ठीक है, ये महारत्ना सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है और इसने स्कॉच ईएसजी अवार्ड 2024 का जीता है। ये 1 से 7 अप्रैल के बीच का ये न्यूज़ है, इसको आपको दिमाग में रखना है। Which country is involved in the joint initiative with India to promote Sanskrit research and education? संस्कृत अनुसंधान और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ संयुक्त पहल में कौन सा देश शामिल है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है नेपाल। ठीक है, आपको दिमाग में रखना है, नेपाल और भारत दोनों मिलकर संस्कृत रिसर्च एंड एजुकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। इससे हमारे कल्चरल टाइज और कल्चरल हेरिटेज जो है, रिच हेरिटेज, उसको लोगों को जानने का मौका मिलेगा, उसमें इसमें मजबूती प्रदान होगी। व्हाट इज ह्यूम रिसेंटली इन न्यूज? दोस्तों, ये जो ह्यूम है, यहाँ आप देख सकते हो hume.ai। ठीक है, ये एक्चुअली में एआई के इमोशनल इंटेलिजेंस फीचर को दर्शाता है। और एवी, ये महिला जो है ये एवी है, ईवीआई। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस क्यों जरूरी है? देखो, ऐसा है, जो हम लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत ही बढ़त ले ली है और आने वाले समय में आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एक और सवाल आपको इस लेक्चर में देखने को मिलेगा। दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब आप कोई भी कमांड रोबोट को देते हो, अगर वो उस कमांड की फीलिंग को समझ ले, ठीक है, तो ये अपने आप में एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ होगी। ठीक है, जिसको हम लोग इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, अब यानी कि एम्पैथी हो गई, सिंपैथी हो गई, इन सभी चीज़ों का डिफरेंस वो रोबोट आसानी से समझ पाएगा। रोबोट का नाम है एवी और ये प्रोजेक्ट का नाम है ह्यूम.ai। ठीक है, और ये न्यूयॉर्क बेस्ड रिसर्च लैब के द्वारा तैयार किया जा रहा है। हु लॉन्च्ड कोविनेट, अ ग्लोबल नेटवर्क फॉर कोरोना वायरसेस? दोस्तों, इसका सही उत्तर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता होगा, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही जब कोविड आया था, आपको कोविड-19 जब आया था, तो कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे मतलब जो जो चेंजेस आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहे थे, इसकी मॉनिटरिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कर रहा था। ठीक है, तो इसी के लिए इन्होंने एक फ्रेमवर्क तैयार किया है जिसका नाम है कोविनेट। ठीक है, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज अपना डिफरेंट इनपुट देंगे कोरोना वायरस को लेके। आपको पता होगा, जो बिल गेट्स ने कहा है, जो कोरोना वायरस अब हमारी ज़िंदगी से कहीं नहीं जा रहा, ये रहेगा हम लोग के बीच में, समय समय पे ये बाहर आता रहेगा। ठीक है, समय समय पे आपको डिफरेंट म्यूटेंट्स आते दिख जाएंगे। तो इसके लिए एक कोविनेट तैयार किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च को शेयर किया जाएगा, ताकि जो भी डेवलपमेंट है उसका फ़ायदा ग्लोबली पूरे वर्ल्ड को मिल सके। ठीक है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी देख लेते हैं। 1948 में अस्तित्व में आया। ठीक है, वर्ल्ड वार के ठीक बाद में इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड है। और इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो टेड्रोस अधेनोम घेब्रेयेसस। ये थोड़ा सा टेढ़ा नाम है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इस पे सवाल आते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए टोटल 194 कंट्रीज हैं। ठीक है, which institution in India is celebrated its 90th year on the April 1st 2024? ये बड़ा ही यूनिक सा सवाल है, इसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। देखो दोस्तों, 90th ईयर यानी कि अभी साल 2024 चल रहा है, तो 90th क्या होगा? 90th होगा, अगर 100 सीधे माइनस करें तो हो जाएगा 1914, नहीं 1924, लेकिन 90th है यानी कि 1934, है ना? तो देखो, जैसा कि हम लोगों ने देखा, वर्ल्ड बैंक जो है वो वर्ल्ड वार के बाद अस्तित्व में आया, तो 1948। आईएमएफ भी वर्ल्ड वार के बाद अस्तित्व में आया। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है वो 60s में अस्तित्व में आया, तो ये नहीं हो सकता है। तो राइट आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आपको 1934, 1 अप्रैल 1934 में अस्तित्व में आया और पहले गवर्नर हुए सर ऑसबोर्न स्मिथ। भारतीय पहले गवर्नर हुए सीडी देशमुख और करंट गवर्नर जो है शशिकांत दास हैं, जो कि 25th गवर्नर है। दोस्तों, इसमें सवाल पूछा था, हाँ, कौन बनेगा करोड़पति में? ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है किस कमीशन के तहत
अस्तित्व में आया? तो इसका उत्तर है हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा ये कमीशन बनाया गया था और इसी के तहत आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। ठीक है, इन विच ईयर IAF, Indian Air Force, going to conduct the country largest air military exercise गगन शक्ति 2024। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको आपको दिमाग में रखना है और इसका सही उत्तर है राजस्थान। ठीक है, तो आपको IAF राजस्थान में देश का सबसे बड़ा वायु सैन्य अभ्यास गगन शक्ति आयोजित करने जा रहा है। ठीक है, और गगन शक्ति के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ये जो आपको एक्सरसाइज है ये 1 से लेके 10 अप्रैल तक चलेगा और ये 2018 में हुआ था इससे पहले, और एवरी 5 ईयर में ये रिपीट होता है और ये कंट्री का लार्जेस्ट एयर मिलिट्री एक्सरसाइज है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और 10,000 एयरमैन विल पार्टिसिपेट एट द पोखरन फील्ड फायरिंग रेंज इन राजस्थान। पोखरन से आप भले भले बाकी वाकिफ होंगे, भले भांति वाकिफ होंगे, है ना, जहाँ पे न्यूक्लियर टेस्टिंग की गई थी। विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी सर्टिफाइड विद ASI परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड V3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप बाल्को देख सकते हो, इसका सही उत्तर है बाल्को। ये है क्या, ये ASI परफॉर्मेंस? तो एक्चुअली में ये एल्यूमिनियम के लिए होता है, एक तरीके का स्टैंडर्ड। ठीक है, तो आपको बस इतना ही दिमाग में रखना है। बाल्को का मतलब होता है भारत एल्यूमिनियम कंपनी, जो कि वेदांता ग्रुप का पार्ट है। 1965 में स्टार्ट हुआ, जिसमें वेदांता का शेयर 51% है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर 49% है। ये 49 और 51 का मतलब ये है, जो यहाँ पे आपको 51 मेजोरिटी स्टेक जो है वो वेदांता के पास है। ठीक है, तो कंट्रोलिंग राइट्स वेदांता के पास है और ये ASI जो है ये एल्यूमिनियम के ही स्टैंडर्ड के लिए एक तरीके से V3 वर्जन तैयार किया गया है। Which company is collaborating with OpenAI to construct a Stargate AI supercomputer? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सवाल, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आपको अक्सर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट। आपको पता होगा जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO ये रहे सत्या नडेला जी, हम भारतीय हैं, इनके पिताजी IAS ऑफिसर थे। और ये है सैम ऑल्टमैन, जो कि OpenAI के CEO हैं। ये हम हाल ही में विवादों में थे। ठीक है, तो इन दोनों ने ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट मिलके स्टार गेट AI सुपर कंप्यूटर तैयार कर रहे हैं, जो कि काफ़ी पोटेंशियल वाला कंप्यूटर होगा और इसमें खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। देख लेते हैं। देखो ऐसा है, जो स्टार गेट AI सुपर कंप्यूटर को कंप्लीशन का टाइम दिया गया है 2028। सन 2028 तक AI गजब तरक्की कर जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियली तरक्की कर रहा है AI, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। इमेज जनरेशन हो गया, कंटेंट जनरेशन हो गया, ऑटोमेशन हो गया, इन सभी में AI का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो स्टारगेट सुपर कंप्यूटर है, इसका खर्चा आप देख लो जरा, $100 बिलियन। तो सोच लो कितना महंगा है। हु हैज़ बिन ऑनर्ड विद द इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड फॉर ईयर 2024? तो ये जो महिला आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ये हैं मीना चंद्रा। इनको अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार मिला है। कौन है ये आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं और इनको 2024 का इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड मिला है। किस लिए? क्योंकि एजुकेशन के फील्ड में, सोशल सर्विस के फील्ड में, रिसर्च के फील्ड में, किस सब्जेक्ट के लिए? पॉलिटिकल साइंस के लिए। ठीक है। अंडर विच ऑपरेशन द इंडियन नेवी रेस्क्यूड एन ईरानियन वेसल, फिशिंग वेसल अल कंबार एंड इट्स क्रू? किस ऑपरेशन के तहत भारतीय नौसेना ने एक ईरानी मछली पकड़ने वाले जहाज अल कंबर और उसके चालक दल को बचाया? दोस्तों, ये बड़ा ही यूनिक है, इसको आप जानो। इसका आंसर है ऑपरेशन संकल्प। ये इंडियन नेवी के द्वारा किया गया था। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। इससे पहले की एक और इमेज देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, जो कि इंडियन नेवी के द्वारा ही ली गई थी। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं INS तलवार, ये गया था रेस्क्यू मिशन के लिए, जिसमें वेसल जो है आपको अलकंबार, जिसमें 23 पाकिस्तानी नेशनल जो है वो बचाए गए थे, और जो वेसल जो था वो ईरानियन था। ठीक है, ये देखो, ये इमेज है यहाँ पे, इस इमेज को यहाँ पे जूम करके दिखाया गया। ये व्यक्ति आपको दिख रहा है धुंधला सा, ये उसका कान है, ये बंदूक है, ये हटा देता हूँ। ठीक है, ये इमेज खींची गई थी। अब थोड़ा सा जान लेते हैं पायरेसी के बारे में, किस तरीके से ये क्या है, ये पायरेट्स क्या होते हैं। देखो, ये रहा ईरान, ये है ईरान। ठीक है, तो ईरानियन वेसल चला, पाकिस्तान के लोग बैठे हुए थे। ये जो एरिया है ना, सकरोटा आइलैंड, यहाँ पे सकरोटा आइलैंड है। यहाँ पे आपको पायरेट्स घुस जाते हैं। पायरेट्स कहाँ से आते हैं? तो यहाँ से आते हैं, सोमालियन पायरेट्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे गरीबी बहुत ही ज़्यादा है, तो अक्सर इन लोगों का काम क्या होता है ना, जो कोई भी वेसल होता है यहाँ से समुद्र, अब देखो ये इंपॉर्टेंट रेड सी ये रूट है ना, इसमें जैसे ही ये घुसे तो ये लोग क्या करते हैं, इस पे चढ़ जाते हैं। ये
पूरा जो पायरेसी जोन है। तो सोमालिया के लोग होते हैं, वो आपको जहाज पे चढ़ जाते हैं, और चढ़ जाने के बाद पूरे जहाज पे कब्जा कर लेते हैं, और उसके बाद रैंसम की डिमांड करते हैं। ठीक है, तभी जाके ये क्रू मेंबर्स को छोड़ेंगे। तो यही कहानी है। और ये आपको पता है, ये जो एरिया है ये इंटरनेशनल वाटर है। इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भारत तो बहुत ही अच्छे से अपने नेवल फोर्सेस को तैनात तो करता ही है। अपार्ट फ्रॉम दैट, बाहर और भी कंट्रीज यहाँ पे करते हैं, यहाँ तक कि यूएस वाले भी यहाँ तक आके करते हैं। सोमालिया का एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है बोको हराम। बोको हराम ये विश्व का सबसे डेंजरस आतंकवादी संगठन माना गया है। इसके सामने ना अलकायदा टिकता है ना कुछ। ये इतने रूथ ब्रूटल हैं, मत पूछो। ठीक है, तो कभी आप विकिपीडिया पे सर्च करना बोको हराम, आपको पता चलेगा। ठीक है। वेयर इज काचादेवू आइलैंड रिसेंटली सीन इन न्यूज लोकेटेड? दोस्तों, इसका सही उत्तर है पार्क स्ट्रेट। पार्क स्ट्रेट यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज में, आपको अच्छे से इमेज दिखाते हैं, रुक जाओ। काचादेवू आइलैंड जो है ये पार्क स्ट्रेट के बीच में इंडिया और श्रीलंका जो है वहाँ पे है, और 285 एकड़ में फैला हुआ है। और 1974 में एक एग्रीमेंट हुआ था भारत और श्रीलंका के बीच में, जिसमें हम लोगों ने काचदेवू आइलैंड जो है वो श्रीलंका को दे दिया था। ठीक है, अब ये न्यूज़ में क्यों आ गया, तो इसके लिए आपको थोड़ी सी हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। सबसे पहली बात जो ऐसा है, जो ये आइलैंड आपको यहाँ जो काचदेवू आइलैंड दिख रहा है, ये रहा इमेज में, आप यहाँ देख सकते हो। ये पहले से ही डिस्प्यूट में रहा है। तो ये आइलैंड पहले राजा ऑफ रामनाथ स्टेट के द्वारा इनको इनके द्वारा गवर्न किया जाता था। ब्रिटिश रूल आया, तो इसमें क्या था, जो आपको इंडिया पे भी ब्रिटिश रूल था और श्रीलंका पे भी ब्रिटिश रूल था। तो फिर उस समय में कुछ ज़्यादा विवाद नहीं हुआ, क्योंकि दोनों को रूल तो ब्रिटिश रूल ही कर रहा था। ठीक है, उसके बाद में यहीं पे आपको दो श्रीलंका के और इंडिया के जो फिशरमैन थे, ठीक है, वो इस एरिया में आके आराम से फिशिंग करते थे। फिर लेकिन धीरे धीरे इस एरिया को लेके फिशरमैन के द्वारा विवाद होना शुरू हो गया था। और इसके कारण क्या है, जो इंदिरा गांधी और श्रीलंका के श्री माओ भंडार नायके, ठीक है, उन दोनों मिली और उन्होंने आपको एक मैरीटाइम एग्रीमेंट साइन किया 1974 में। और उसके बाद